हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। हमने अब तक एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। पहली पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अलावा पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा। और अब हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब इसके अंदर हम वैसे ही एनाटॉमिकल एस्पेक्ट, देन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एस्पेक्ट, ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रिनल ग्लैंड को एक अन्य नाम से जानते हैं, दैट इज द सुप्रारीनल ग्लैंड। इसे एड्रिनल को ही हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सुप्रारीनल का मीनिंग समझें, सुप्रा मतलब ऊपर और रीनल का मतलब किडनी, मीन्स किडनी की अपर सरफेस पर यह पाई जाती है, इसलिए इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें इस एड्रिनल ग्लैंड के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो एनाटॉमी को यहां पर हम अदर ग्लैंड्स के भांति ही ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं ग्रॉस एनाटॉमी एंड देन आगे हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी। बेसिक डिफरेंस जो है वो शायद सभी को पता ही होगा। ग्रॉस एनाटॉमी जिसमें हम आउटर एस्पेक्ट जो है, आउटर स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हिस्टोलॉजी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्रॉस एनाटॉमी में सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज द लोकेशन। मीन्स इसकी लोकेशन क्या है, बॉडी में किस जगह पर पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द किडनी। मीन्स यह किडनी की अपर सरफेस पर अटैच्ड रहती है। मीन्स अगर हम कहें कि अगर ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है तो इसके अपर सरफेस पर इस प्रकार अटैच रहने वाली ग्रंथियों को, इन्हें हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसे सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो लोकेशन हमने लिखा कि इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द किडनी, यह किडनी की अपर सरफेस पर अटैच रहती है। ग्रॉस एनाटॉमी के बाद में हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दूसरा होता है दैट इज वेट। ग्रॉस एनाटॉमी का सेकंड पॉइंट वेट, और वेट होता है 4 to 5 ग्राम ऑफ ईच ग्लैंड, 4 to 5 ग्राम ऑफ ईच ग्लैंड। अब यहां पर ईच ग्लैंड लिखने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वह टोटल 2 होती हैं। तो यहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये क्लियर करें कि टोटल सुप्रारीनल ग्लैंड बॉडी में होती कितनी है, 2 होती हैं। एक राइट सुप्रारीनल ग्लैंड और एक लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। मीन्स दोनों हमारे पास जो किडनीज हैं, दोनों किडनीज की अपर सरफेस से अटैच रहने वाली इन ग्लैंड्स को हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो जो कि टोटल नंबर में 2 होती हैं। हमने लोकेशन लिखा कि इन द अपर, ऑन द अपर सरफेस ऑफ द किडनी। देन उसका वेट की बात कही, दैट इज 4 to 5 ग्राम ऑफ द ईच ग्लैंड। देन हम बात करेंगे इसके कलर के बारे में। इसका कलर जो होता है वह स्लाइटली येलोइश कलर हमें देखने को मिलेगा। कलर के बाद में हम बात करें इसके डायामीटर के बारे में, तो इसका डायामीटर जो होता है वो होगा 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। मीन्स इसका डायामीटर जो है हमें लगभग 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस के बारे में हमने लिखा है, दैट इज द डायामीटर। और अब हम बात करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी का आखिरी पॉइंट, दैट इज द शेप ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की शेप जो है वह दोनों एड्रिनल की सेम नहीं होती है, एक की अलग दूसरे की अलग होती है। तो यहां शेप के अंदर हमें दोनों याद रखने हैं। पहला राइट सुप्रारीनल का शेप और दूसरा लेफ्ट सुप्रारीनल का शेप। तो राइट सुप्रारीनल जो है वो तो होती है ट्राइंगुलर शेप्ड, मीन्स इस प्रकार त्रिभुज के आकार की होगी, और लेफ्ट सुप्रारीनल जो होती है वह इस प्रकार सेमी ल्यूनार शेप्ड रहेगी। और सेमी ल्यूनार का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, मीन्स हाफ ऑफ मून।
यह अर्धचंद्राकार शेप की होती है, आधे चंद्रमा के आकार की, और राइट सुप्रारिनल जो होती है वह ट्राइंगुलर शेप्ड होती है। दोनों का लोकेशन सेम है, दोनों किडनी के ऊपर ही पाई जाती हैं। जो राइट किडनी के ऊपर होती है वह राइट सुप्रारिनल है, और लेफ्ट किडनी के ऊपर होती है वो लेफ्ट सुप्रारिनल है। राइट सुप्रारिनल ट्राइंगुलर शेप्ड, ऐसा त्रिभुज के आकार की होती है, और लेफ्ट सुप्रारिनल जो है वह सेमी ल्यूनार शेप्ड होती है, जिसे हम हिंदी में अर्धचंद्राकार आकार मानते हैं। आधे चंद्रमा के आकार का शेप इसका होता है हमारी लेफ्ट सुप्रारिनल का। तो यह ग्रॉस एनाटॉमी के 5 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट था लोकेशन, दैट इज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द किडनीज। देन हमने पढ़ा अगले 4 पॉइंट, उसका वेट 4 to 5 ग्राम ऑफ द ईच ग्लैंड। देन कलर, द कलर इज येलोइश कलर्ड। देन डायमीटर, इट इज 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। एंड देन हमने बात कही इसके शेप के बारे में। शेप होता है राइट सुप्रारिनल इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप्ड एंड लेफ्ट सुप्रारिनल ऑफ द सेमील्यूनार शेप्ड। अब बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी वाले एस्पेक्ट के बारे में। हिस्टोलॉजी, अब हिस्टोलॉजी का मीनिंग समझें। हिस्टोलॉजी का मीनिंग होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन। किसी ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उसे हम हिस्टोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो यहां हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एजी एड्रिनल ग्लैंड हमने लिखा है। तो पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड अगर देखा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है कैप्सूल, ध्यान दें, सबसे पहला होता है कैप्सूल। कैप्सूल जो है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। यह कैप्सूल जो होता है यह एक प्रकार की आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग होने के साथ साथ इसका फंक्शन जो है वह नॉन सिक्रीटरी होता है। मींस कैप्सूल किसी प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करता है। यह एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कैसी लेयर होने वाली है? यह प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो यहां एड्रिनल ग्लैंड का पहले पार्ट के बारे में 2-3 पॉइंट जो लिखे वो ध्यान रखें। पहला कैप्सूल होता है, यह आउटर मोस्ट लेयर होती है और यह नॉन सिक्रीटरी प्रकार की है, किसी प्रकार के हार्मोन का निर्माण नहीं करती है, और यह प्रोटेक्टिव लेयर है, मींस स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा पार्ट होता है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वह पूरी एड्रिनल ग्लैंड का लगभग 80% पार्ट होने वाला है। कैप्सूल को हमने कोई विशेष प्रतिशत नहीं दिया है क्योंकि यह एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कोई विशेष सिक्रीशंस देना या कोई हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना ये काम इसका नहीं होता है। हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है लगभग 80% पार्ट ऑफ द टोटल एड्रिनल ग्लैंड। तो टोटल एड्रिनल का 80% पार्ट होता है जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर भी 3 अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं वो समझें। एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाने वाली 3 लेयर में सबसे पहली होती है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। पहली लेयर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरी लेयर होती है दैट इज जोना फैसिकुलेटा, और तीसरी लेयर होती है दैट इज जोना रेटिकुलरिस। अब यहां ध्यान दें, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समझने लायक इसमें कोई विशेष बातें नहीं है। तो ध्यान से देखते रहें और इन पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करें। जो भगवान के द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर्स हैं हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि इन इन लेयर्स का ये नाम है। तो यहाँ लॉजिकल पॉइंट्स थोड़े कम जरूर हैं लेकिन एनाटॉमिकल एस्पेक्ट को समझें। हमने कहा कि सबसे बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हमने कैप्सूल बोल दिया। देन हमने दूसरे स्ट्रक्चर को, दूसरे पार्ट को एड्रिनल कॉर्टेक्स का नाम दिया जो कि टोटल एड्रिनल ग्लैंड का 80% पार्ट होता है, जिसमें 3 अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। पहली जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी जोना फैसिकुलेटा और तीसरी जोना रेटिकुलरिस। यह तीनों लेयर आउटर से इनर एस्पेक्ट में होती हैं। मतलब अगर मैं यहां ट्रायंगुलर शेप्ड
एड्रिनल का जिक्र करूं, मीन्स अगर ये ट्रायंगुलर शेप्ड पूरी एड्रिनल है तो सबसे आउटर एस्पेक्ट जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये तो होगी हमारी कैप्सूल। सबसे इंटरनल पार्ट जो है वो होने वाला है हमारा एड्रिनल मेड्यूला, और जो हमने कैप्सूल के अंदर डिस्कस किया ये पूरा हिस्सा हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। मीन्स बाहर कैप्सूल से लेकर इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच का जो हिस्सा है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब कॉर्टेक्स में भी 3 अलग अलग लेयर होने वाली हैं। अब 3 अलग अलग लेयर जो होती हैं, उन 3 लेयर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो मिडल लेयर होती है वो होती है जोना फेसिकुलेटा, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि एड्रिनल मेड्यूला के नजदीक होती है उसे हम जोना रेटिकुलरिस के नाम से जानते हैं। अब ये तीनों लेयर क्या करती हैं, तो ये तीनों ही लेयर सिक्रीटरी नेचर की होती हैं। मींस एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो 3 अलग अलग लेयर्स हैं ये तीनों लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने वाली हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं उसको समझते हैं। हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा नाम की जो लेयर है यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन करने वाली है। किसका प्रोडक्शन करेगा, यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन करेगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल होता है दैट इज द एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब नाम याद रखें, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का नाम है जो कि किन हार्मोन के अंदर आता है, वह मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आता है। कौन सी लेयर से निकलता है, यह जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से निकलने वाला है। ये लेयर आउटर से इनर की तरफ देखें तो बाहर से अंदर की तरफ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सबसे बाहर जो है वह G, सेकंड F और सबसे अंदर R। G का मतलब ग्लोमेरुलोसा, GFR याद रखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि आप नॉर्मली GFR शब्द याद रखते हैं तो वही GFR नेमोनिक आप इन 3 लेयर के लिए याद रख सकते हैं। ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, फेसिकुलेटा मिडल लेयर, और रेटिकुलरिस इनर मोस्ट लेयर होती है। जो ग्लोमेरुलोसा होती है यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। अब बात करें जोना फेसिकुलेटा के बारे में, तो जोना फेसिकुलेटा लेयर जो होती है ये हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का निर्माण करता है। कौन से हार्मोन्स का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से होते हैं, यहां पर इन हार्मोन्स के नाम हम ध्यान से लिखते हैं। जोना फेसिकुलेटा जो मिडिल लेयर है यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आने वाले 3 हार्मोन होते हैं। सबसे पहला होता है कॉर्टिसोल, दूसरा होता है कॉर्टिसोन, और तीसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरोन। 3 नाम पर ध्यान दें, हमने 3 नाम लिखे हैं। पहला होता है कॉर्टिसोल, दूसरा कॉर्टिसोन और तीसरा कॉर्टिकोस्टेरोन। ये तीनों हार्मोन जो होते हैं यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहलाते हैं, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो हैं यह जोना फेसिकुलेटा लेयर से रिलीज होने वाले हैं। जोना फेसिकुलेटा कौन सी लेयर है, मिडल लेयर है। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी है, आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा होती है। फिर उसके बाद फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा लेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को रिलीज करती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड 3 हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन। तीनों में से सबसे हायर अमाउंट में कौन सा होता है, तो वो समझें। टोटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का 95% होता है कॉर्टिसोल, अराउंड 1% होता है कॉर्टिसोन और अराउंड 4% होता है कॉर्टिकोस्टेरोन। मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब सबसे ज्यादा एक्शन करने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होगा, कॉर्टिसोल। तो कहीं पर अगर कॉर्टिसोल लिखा हो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिखा हो, दोनों एक ही बात है। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ही एग्जाम्पल है और यह मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होने वाला है। कहां से निकलता है, जोना फेसिकुलेटा लेयर से निकलता है। तो हम यहां पर तीसरी लेयर का जिक्र करते हैं और हमारी थर्ड लेयर होती है दैट इज जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस
और यह इनरमोस्ट लेयर होती है, यह भी सिक्रीटरी लेयर है और यह एंड्रोजन्स हार्मोन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करने वाला है? एंड्रोजन्स को रिलीज करेगा। एंड्रोजन्स का मतलब होता है सेक्स हार्मोन्स। तो यह हमारी इनरमोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है यह जोना रेटिकुलरिस कहलाती है और यह एंड्रोजन्स को रिलीज करती है। एंड्रोजन्स का मीनिंग होता है सेक्स हार्मोन, और सेक्स हार्मोन में आते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये सभी हार्मोन हमारे जोना रेटिकुलरिस लेयर से कुछ अमाउंट में रिलीज होने वाले हैं। सेक्स हार्मोन्स हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी से भी रिलीज होते हैं, और कुछ अमाउंट जो होता है उनका वह एड्रिनल कॉर्टेक्स से जोना रेटिकुलरिस लेयर से भी रिलीज होने वाले हैं। तो तीसरी लेयर जो थी उसका नाम जोना रेटिकुलरिस है और यह सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। हमारा तीसरा पार्ट होता है दैट इज एड्रिनल मेड्यूला। थर्ड पार्ट होता है दैट इज एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वह टोटल एंडोक्राइन का लगभग 20% पार्ट होता है। अब यहां 3 लेयर पहले लिखी, तीसरा नाम और लिख दिया, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं वापस से एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे थे। एनाटॉमी में ज़्यादा दिमाग पर लोड न डालें, सिंपली उसको समझते रहें, उनके पॉइंट्स याद रखते रहें। हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़े। लोकेशन किडनी के ऊपर होती है, वजन इतना, कलर, उसका शेप जो है, उसका डायामीटर जो है वो हमने प्रॉपरली लिखा, वो याद रखना है आपको। क्लियर? देन हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सीधा पॉइंट हमने लिख दिया कि पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करें तो टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अब 3 कौन कौन से? पहला सीधा नाम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैप्सूल, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स और तीसरा एड्रिनल मेड्यूला। कैप्सूल सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉन सिक्रीटरी है, किसी हार्मोन का निर्माण नहीं करता है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दूसरा हिस्सा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स अराउंड 80% पार्ट होता है। उस 80% पार्ट में भी 3 अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। तो यहां एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर के हमने नाम पढ़े थे। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा फेसिकुलेटा और तीसरा रेटिकुलरिस। और ये तीनों की तीनों लेयर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की होती हैं, तीनों सिक्रीटरी नेचर की हैं। जो ग्लोमेरुलोसा है उसने एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड को प्रोड्यूस किया है। हमारी दूसरी लेयर जोना फेसिकुलेटा जो है उसने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को प्रोड्यूस किया है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड 3 होते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। यहां कॉर्टिसोल 95% है, कॉर्टिसोन 1% एंड कॉर्टिकोस्टेरोन इज 4%। क्लियर? देन हमने बात कही तीसरी लेयर के बारे में, दैट इज जोना रेटिकुलरिस, जो कि एंड्रोजन्स को रिलीज करता है। एंड्रोजन्स का मीनिंग होता है सेक्स हार्मोन। अब यहां एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीनों लेयर समझने के बाद में हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़े हैं। तीसरा कौन सा? पहला कैप्सूल था, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स था और तीसरा हमारा है एड्रिनल मेड्यूला, जो कि पूरी एड्रिनल का लगभग 20% हिस्सा होने वाला है। 20% ये है और 80% हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स था। अब एड्रिनल मेड्यूला की बात करें। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है इसके अंदर एक प्रकार की सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम फियोक्रोम सेल्स के नाम से जानते हैं। कौन सी सेल होती हैं? जो एड्रिनल मेड्यूला का हिस्सा है, मतलब हम यहां पर डायग्रामेटिकली देखें, अगर ये पूरी हमारी एड्रिनल ग्लैंड है तो सबसे बाहर जो रेड लेयर दिखाई दे रही है वो कैप्सूल है। इसके अलावा जो इनर मोस्ट पार्ट होगा इसे हम एड्रिनल मेड्यूला के नाम से जानते हैं। और यहां जो बीच वाला हिस्सा, जो व्हाइट हिस्सा बच जाता है, उसमें अलग अलग 3 लेयर होंगी और उन 3 लेयर्स के आधार पर हमने उन्हें डिवाइड कर दिया, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तो यहां हमारा ये जो इनर मोस्ट पार्ट है जिसे हमने एड्रिनल मेड्यूला का नाम दिया है, उस एड्रिनल मेड्यूला में एक ही टाइप की सेल भरी रहती हैं और उन एक टाइप की सेल का नाम होता है फियोक्रोम सेल। दिस फियोक्रोम सेल इज आल्सो नोन एज द क्रोमोफिन सेल्स। इन्हीं फियोक्रोम सेल को हम क्रोमोफिन सेल्स के नाम से भी जानते हैं।
तो याद रखें, कई जगह पर क्रोमोफिन सेल्स भी लिखा हो सकता है, कई जगह पर फियोक्रोम सेल्स भी लिखा हो सकता है। तो इन्हें दोनों एक ही हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये कहां पाई जाती हैं? तो यह एड्रिनल मेडुला के अंदर सिचुएटेड रहती है। क्या करती हैं वो समझें। ये जो क्रोमोफिन सेल्स हैं, जिन्हें हमने फियोक्रोम सेल्स का भी नाम दिया है, यह सिक्रीटरी नेचर की होती हैं और यह कैटेकोलामाइंस हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगी? कैटेकोलामाइंस हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। और कैटेकोलामाइंस में 3 हार्मोन आते हैं। सबसे पहला एड्रिनलिन, दूसरा नॉर एड्रिनलिन और तीसरा डोपामिन। तो ये 3 हार्मोन जो होते हैं, यह एड्रिनल मेडुला के द्वारा रिलीज होते हैं। तो ध्यान दें, हमारा पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पूरा हो चुका है। 3 पार्ट होते हैं: कैप्सूल, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, एड्रिनल कॉर्टेक्स 80% पार्ट, 3 लेयर्स, तीनों की तीनों सिक्रीटरी, एक एल्डोस्टेरोन बनाती है, दूसरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरी एंड्रोजन्स या सेक्स हार्मोन। एड्रिनल मेडुला 20% पार्ट है, जिसमें एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज फियोक्रोम सेल्स, जिन्हें हम क्रोमोफिन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहां कंफ्यूज ना हो, फियोक्रोम सेल्स का ही अदर नेम है, उसे फियोक्रोम भी बोल सकते हैं या उसी को हम क्रोमोफिन सेल्स भी बोल सकते हैं। ये सेल्स जो हैं, यह हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। उन हार्मोन्स को हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। कैटेकोलामाइंस इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। इसमें कितने हार्मोन आते हैं? तो 3 हार्मोन्स आते हैं। पहला एड्रिनलिन, दूसरा नॉर एड्रिनलिन और तीसरा डोपामिन। जैसे हमने यहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में पढ़ा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर 3 हार्मोन आते हैं: कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोइन। ये तीनों हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आते हैं। वैसे ही हमारे कैटेकोलामाइन के अंदर भी 3 हार्मोन आते हैं: एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन एंड डोपामिन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एनाटॉमी के अंदर याद रखने वाला यह है कि हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, जो 2 अलग अलग तरीके से काम करने वाले हिस्से हैं, मीन्स ये पूरा हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया और बीच में जो था हमारा, ये पूरा हमारा एड्रिनल मेडुला था। तो इन दोनों के फंक्शन करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। फंक्शन करने का तरीका डिफरेंट कैसे? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो अपने हार्मोन्स का प्रोडक्शन पिट्यूटरी से आने वाले ACTH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में करता है। मींस ACTH का फुल फॉर्म समझें, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हम पिट्यूटरी के हार्मोन्स में डिस्कस कर चुके थे। तो ACTH हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये ACTH आकर एड्रिनल कॉर्टेक्स को ही स्टिमुलेट करता है, पूरी एड्रिनल को स्टिमुलेट नहीं करता है। ध्यान दें, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मींस केवल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से आता है, उसे हम ACTH बोलते हैं। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो पॉइंट होता है, ये कौन से हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में काम करता है? तो यह पिट्यूटरी से आने वाले ACTH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। मींस पिट्यूटरी से ACTH आएगा, ACTH आकर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और फिर उससे तीनों लेयर से अलग अलग हार्मोन का निर्माण होगा। अब बात करते हैं कि एड्रिनल मेडुला कैसे काम करता है। तो एड्रिनल मेडुला जो होता है, ये हमारा एड्रिनल मेडुला ACTH के इन्फ्लुएंस में फंक्शन नहीं करता है। तो फिर कैसे काम करता है? हमारा एड्रिनल मेडुला जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में काम करता है। कौन से नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को के बारे में सभी को यह जानकारी होगी कि नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट वाली कंडीशन में फंक्शन करता है और सिंपैथेटिक जो होता है वह फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में एक्शन करने वाला है। मींस बॉडी जब भी किसी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में या किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होती है, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर ये एड्रिनल मेडुला को भी एक्टिवेट करेगा और एड्रिनल मेडुला के एक्टिवेट होने से
एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और डोपामिन जैसे कैटाकोलामाइन हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा। मींस इतना डिस्कशन का मीनिंग ये निकलता है कि जो दो मेन पार्ट्स थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, दोनों अलग अलग पॉइंट के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एसीटीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है, वहीं एड्रिनल मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में काम करता है। यही समझने वाली और ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। अब हम फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो फंक्शन किस किस के पढ़ेंगे? जो जो हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं उन सभी के फंक्शन और उन सभी के डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हार्मोन कौन कौन से, कितने पार्ट थे? 3 थे। सबसे बाहर कैप्सूल था जो कि कोई हार्मोन नहीं बनाता था। फिर अंदर आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स था। फिर कॉर्टेक्स में कितनी लेयर थी? 3 लेयर थी। सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा, फिर फेसिकुलेटा, फिर रेटिकुलरिस। सबसे बाहर जो ग्लोमेरुलोसा लेयर थी वो कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? तो वह मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। वह मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन में आने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है? दैट इज द एल्डोस्टेरोन। तो अब हम यहां पर फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं और हम फिजियोलॉजी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एल्डोस्टेरोन किस में आता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहां से रिलीज होते हैं? तो यह एड्रिनल कॉर्टेक्स की सबसे पहली और बाहरी लेयर जो होती है, जिसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं, वहां से रिलीज होता है। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरोन के फंक्शन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यह है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, मींस जान बचाने वाला हार्मोन। ऐसा क्यों कहते हैं, ये हम इसके फंक्शंस को पढ़कर डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या काम ये करता है जिसकी वजह से इसे लाइफ सेविंग हार्मोन माना गया है। इससे दूसरा, इसे हम बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी। इसे इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी भी कहा गया है। अब इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी से मीनिंग यह है कि जैसे हमने एडीएच को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी कहा था, वैसे ही हम एल्डोस्टेरोन को हम इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये दो अन्य नाम जो थे वो याद रखें। पहला, इसे हम लाइफ सेविंग भी बोलते हैं, और दूसरा, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके फंक्शन पर आते हैं। इसका फंक्शन जो होता है वो होगा किडनी के ऊपर। पहला और जो मेन बेसिक प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है किडनी के ऊपर। अब किडनी पर क्या फंक्शन है? किडनी के अंदर इस हार्मोन के रिसेप्टर जो हैं वह डीसीटी और सीटी पर पाए जाते हैं। डीसीटी और सीटी मींस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं नेफ्रॉन के अंदर, वहां पर इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब रिसेप्टर पर जाकर जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन बाइंड होगा तो फिर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन मेनली 4 एक्शन दिखेंगे। सबसे पहला इफेक्ट होगा सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। पहला इफेक्ट दिखेगा कि जब हमारा हार्मोन जाकर रिसेप्टर पर बाइंड होगा तो पहला एक्शन होगा कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होना। पहले हम इसके इफेक्ट लिख देते हैं, फिर इसके रीजन हम समझेंगे। दूसरा इफेक्ट होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना। तीसरा इफेक्ट होता है दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम, मींस तीसरा एक्शन हो गया पोटेशियम एक्सक्रीशन। और चौथा इफेक्ट होता है H+ आयन एक्सक्रीशन। मींस जब हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन किडनी के अंदर जाकर डीसीटी और सीटी पर जब बाइंड होता है तो यह किडनी में 4 प्रकार के इफेक्ट पैदा करता है।
पहला इफेक्ट है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, मींस सोडियम को यूरिन के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है और उसके मैक्सिमम अमाउंट को रीएब्जॉर्ब करवाकर वापस ब्लड में लेकर आता है। इसका मतलब क्या हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, मींस जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, क्या वह सीरम सोडियम लेवल को अफेक्ट कर सकता है? तो आंसर होगा कि सर बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन अगर जाकर सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है, वापस एब्जॉर्ब करवाता है, मींस यह सीरम सोडियम लेवल को क्या करवाता होगा? यह सीरम सोडियम लेवल को इंक्रीज करवाता होगा। अब सीरम सोडियम लेवल को इंक्रीज कैसे करवाता है? यह किडनी के अंदर जाने वाले सोडियम को रोकता है, मींस यूरिन में नहीं जाने देता है, उसे अधिक से अधिक रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में लेकर आता है, जिससे यह सीरम सोडियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। यहां पर पहले पॉइंट में हमने जो लिखा था वो भी याद रखते रहें, इसे इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी कहा था, क्योंकि यह बॉडी में ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित किया? पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया कि यह सीरम सोडियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करवाकर यह सीरम सोडियम लेवल को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अब वाटर रीएब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? तो यहां बात को क्लियरली समझें, हमारे एल्डोस्टेरोन का वाटर के ऊपर डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं है? इसके लिए एक तथ्य समझें। हमने कहा था कि वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन ऑफ द बॉडी जो है वो हमने एडीएच हार्मोन को कहा था, मींस एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसे हमने वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन कहा था। वाटर के ऊपर खुद एल्डोस्टेरोन जाकर इफेक्ट नहीं करता है, तो फिर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? तो यहां ध्यान दें, इट इज द इनडायरेक्ट इफेक्ट ड्यू टू द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। मींस हम ये जानते हैं कि जहां जहां पर सोडियम जाएगा वहां वहां पर वह वाटर को भी रीएब्जॉर्ब करके ले जाएगा। तो यहां मैकेनिज्म ये बनता है कि जब हमारा एल्डोस्टेरोन जाकर किडनी में से सोडियम को रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में लाएगा, तो साथ में वाटर भी खींच के आने वाला है। वाटर को खींचकर कौन लाएगा? एल्डोस्टेरोन लाएगा? बिल्कुल नहीं लाने वाला है। एल्डोस्टेरोन का वाटर पर एक्शन नहीं होता है। यहां पर वाटर रीअब्सॉर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को खींचा, और सोडियम की प्रवृत्ति है कि जहां भी जाऊंगा वहां पर वाटर को लेकर जाऊंगा, तो यहां पर वाटर को लाने वाला जो था वो सोडियम था। तो पूरी चेन पता रखें, एल्डोस्टेरोन आया, एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को खींच के वापस लाया, तो सोडियम ने पीछे और किसकी पूंछ पकड़ ली? उसने वाटर की पूंछ पकड़ के वाटर को भी खींच कर लाया, इसलिए वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। क्लियर? तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा एक्शन होता है पोटेशियम एक्सक्रीशन। मींस हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम को तो रीएब्जॉर्ब करके ब्लड की तरफ लाता है, लेकिन साथ ही साथ पोटेशियम जो होता है उसे एक्सक्रीट आउट करवाता है। पोटेशियम को अगर ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट करेगा तो सीरम पोटेशियम लेवल कैसा होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। तो ये ध्यान रखें कि हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है, सोडियम को भी और पोटेशियम को भी। सोडियम को तो खींच के वापस ब्लड में लाता है, जिससे सोडियम के लेवल को बढ़वाता है, जबकि पोटेशियम को यह एक्सक्रीट आउट करवाता है। कहां एक्सक्रीट करवाता है? यूरिन में एक्सक्रीट करवाता है, जिससे ब्लड के अंदर पोटेशियम की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। चौथे पॉइंट पर आते हैं। हमारा चौथा इफेक्ट था कि हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वह H+ आयंस का एक्सक्रीशन बढ़वाता है। H+ आयन से क्या मीनिंग है? H+ आयन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन्स आयन, जिसे हम एसिड भी बोल सकते हैं। तो एसिड जो होता है उसके एक्सक्रीशन को बढ़ावा देता है, मींस बॉडी में एसिड के कंटेंट को बढ़ने से रोकता है। एल्डोस्टेरोन H+ आयन को एक्सक्रीट करवाएगा, उसे यूरिन में भेजने का काम करने वाला है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन होते हैं हमारे एल्डोस्टेरोन हार्मोन के। सभी को समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे वो समझें। आगे हम
एल्डोस्टेरॉन के डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ एडिशनल इफेक्ट अदर बॉडी पार्ट पर भी एल्डोस्टेरॉन को देखने को मिलते हैं, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान दें, एल्डोस्टेरॉन का प्राइमरी और बेसिक फंक्शन जो है, पहला और महत्वपूर्ण फंक्शन जो है वो तो किस पर होता है, किडनी पर होता है। लेकिन कुछ अदर ऑर्गन्स पर, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड पसीने वाली ग्लैंड, और जो हमारे सलाइवा जो है, लार ग्रंथियां जो होती हैं, उनके ऊपर एक्शन होता है। स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड जो हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ये होता है कि यह इनके अंदर सोडियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। पूरे सेंटेंस को समझें तो इसका रिजल्ट समझ में आएगा। स्वेट ग्लैंड मीन्स पसीने वाली ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड मीन्स लार वाली ग्लैंड, इनके अंदर यह सोडियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। मीन्स एल्डोस्टेरॉन ये चाहता है कि पसीने के अंदर सोडियम का एक्सक्रीशन कम हो जाए। अब पसीने में सोडियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा तो इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन ब्लड सोडियम लेवल में क्या चाहता है, तो इसका ओवरऑल प्रभाव यह होता है कि हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है यह ब्लड में या फिर सीरम सोडियम लेवल को इंक्रीज करवाना चाहता है। तो एक यूनिवर्सल पॉइंट याद रखें कि हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है यह ब्लड सोडियम लेवल को इंक्रीज करवाना चाहता है, इसलिए इसने स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड पर यह एक्शन किया कि इनके अंदर जो पसीना निकलेगा या जो लार निकलेगी उनमें सोडियम का कंटेंट कम एक्सक्रीट किया जाए, जिससे बॉडी में सोडियम बढ़ता रहे, बाहर एक्सक्रीट आउट ना हो। अब बात करते हैं इसके अदर इफेक्ट के बारे में। इसका स्लाइटली एक्शन इंटेस्टाइन के ऊपर भी देखा गया है, और इंटेस्टाइन पर एक्शन होता है कि यह सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। क्या करने वाला है, यह सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। ये इफेक्ट दिखेगा हमें इंटेस्टाइन के ऊपर। अब ध्यान दें, जीआईटी ट्रैक्ट में जब ये एल्डोस्टेरॉन जाएगा वहां स्लाइटली इफेक्ट ये दिखाएगा कि डाइट में हमने जितना भी सोडियम लिया है, मतलब जितना भी नमक खाया है, सोडियम वाले जो डाइटरी प्रोडक्ट हैं वो हमने खाए हैं, तो जब भी जीआईटी ट्रैक्ट में सोडियम आएगा तो हमारा एल्डोस्टेरॉन आकर सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो सोडियम कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो क्या इफेक्ट दिखेगा, सीरम सोडियम या ब्लड सोडियम लेवल का अमाउंट जो है वह बढ़ने लगेगा। तो 3 जगह पर एक्शन हो गया, पहला किडनी और तीसरा इंटेस्टाइन पर। यहां दोनों जगह पर माइनर एक्शन होता है, इसका मेजर फंक्शन जो होता है वो कहां होने वाला है, वो किडनी के ऊपर होने वाला है। तो किडनी पर ये चारों एक्शन पता रखें, और स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड और इसके अलावा इंटेस्टाइन पर एक्शन करके हमारा एल्डोस्टेरॉन क्या करवाना चाहता है, यह सीरम सोडियम लेवल को इंक्रीज करवाना चाहता है। तो फिर एक कॉमन सेंस वाला सवाल, सीरम सोडियम लेवल बढ़वाना चाहता है तो सीरम पोटेशियम लेवल क्या करवाना चाहता है, तो आंसर होना चाहिए यह सीरम पोटेशियम लेवल को कम करवाना चाहता है, क्योंकि यह पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देता है। क्लियर। तो यह हो गया हमारा फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ द एल्डोस्टेरॉन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एल्डोस्टेरॉन। डिसऑर्डर ऑफ एल्डोस्टेरॉन मीन्स जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा, जिसके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि यह सीरम सोडियम को बढ़ाना चाहता है, यह सीरम पोटेशियम को कम करना चाहता है, यूरिन में पोटेशियम को और एसिड को एक्सक्रीट आउट करवाता है, जबकि सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है। ये उसका बेसिक फंक्शन है जिसे दिमाग में याद रखना है। अब हम बीमारियों का जिक्र करते हैं कि एल्डोस्टेरॉन से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर बॉडी में हो सकते हैं। तो जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, सभी हार्मोन्स के 2 ही डिसऑर्डर होते हैं, तो इस हार्मोन के भी 2 डिसऑर्डर होंगे। पहला तो हो सकता है हाइपर सिक्रीशन, और दूसरा हो सकता है हाइपोसिक्रीशन। तो यहां पर भी
हमारे दो डिसऑर्डर होंगे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन और दूसरा हाइपो सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो यहां हम इसे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और इसको हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म बोल सकते हैं। एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब है एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन, जहां ज्यादा होगा वहां हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बोल देंगे, और किसी पेशेंट में अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा तो उसे हम हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म बोलने वाले हैं। तो एक एक करके बीमारी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन के बारे में, और इस हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन को हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज द कॉन्स सिंड्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें। यहां पर हमने लिखा है कि हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को कॉन्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। कॉन्स सिंड्रोम, जिसे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहा है। तो एग्जाम में सवाल जरूरी नहीं है कि यह पूछा जाए कि इफ द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बिकम्स इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द सिम्टम। हो सकता है इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन क्वेश्चन में लिखकर सवाल न पूछा जाए और आपसे पूछ लिया जाए ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स सिंड्रोम, व्हाट विल बी द सिम्टम। तो आपको नाम पता रखना है कि कॉन्स सिंड्रोम अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल की तुलना में ज्यादा है। क्लियर? तो याद रखें, कॉन्स सिंड्रोम, जिसे हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। अब यहां हम डिस्कस करेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में कि किसी पेशेंट में कॉन्स सिंड्रोम होने का क्या रीजन है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, हर बीमारी में किसी भी हार्मोन के हाइपर सिक्रीट होने के पीछे एक ही कॉमन कारण होता है, दैट इज द एडिनोमा इन द जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ध्यान दें, हमने लिखा है कि एडिनोमा इन द जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या हम यहां पर सीधा यह नहीं लिख सकते थे कि एडिनोमा इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स? तो ध्यान दें, अगर हमने एडिनोमा इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखा होता तो तीनों लेयर में एडिनोमा होता, और तीनों लेयर में अगर एडिनोमा होता तो केवल एल्डोस्टेरोन नहीं बढ़ता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बढ़ते और एंड्रोजन्स भी बढ़ते। तो हमने यहां पर सीधा लिखा कि केवल और केवल कौन सी लेयर में हाइपरट्रॉफी या फिर एडिनोमा हुआ है। तो एडिनोमा जो हुआ है वो हुआ है जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर के अंदर, मींस जो आउटर लेयर है जो एल्डोस्टेरोन बनाती है, उस लेयर में अगर एडिनोमा हुआ है तो ये रीजन हो सकता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का या कॉन्स सिंड्रोम का रीजन हो सकता है। अब अगर दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर क्या केवल एड्रिनल कॉर्टेक्स का एडिनोमा ही जिम्मेदार है, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा हो और एक्सेसिव एसीटीएच अगर रिलीज हो तो क्या ये रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता? तो याद रखें कि अगर एसीटीएच एक्सेसिव बने, अगर ये एडिनोमा एंटीरियर पिट्यूटरी में हो और वहां से एसीटीएच अगर बहुत सारा आए तो वो आकर किसी एक पार्टिकुलर लेयर को स्टिमुलेट नहीं करेगा, वो पूरे एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीनों लेयर को स्टिमुलेट करेगा, जिससे तीनों हार्मोन्स के एक साथ बढ़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन यहां हम केवल किसके बढ़ने की बात कर रहे हैं? हम केवल एल्डोस्टेरोन के बढ़ने की बात कर रहे हैं। और यह कब संभव है? जब एडिनोमा इन द जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, तब केवल और केवल एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो उस केस में हमें सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या देखने को मिल सकते हैं। अब असेसमेंट फाइंडिंग को अगर समझना है तो आपको यहां पर हार्मोन के फंक्शंस याद होना बहुत जरूरी है। मींस हार्मोन नॉर्मल अमाउंट में जब होता है तब क्या एक्शन दिखाता है, ये अगर आपको याद है तो आप हार्मोन के ज्यादा सिक्रीट होने पर दिखाई देने वाले सिम्टम आसानी से समझ सकते हैं। अब पहले हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। अगर एल्डोस्टेरोन होता
तो सीरम सोडियम लेवल का क्या करवाता? तो सीधा आंसर होगा कि सर एल्डोस्टेरोन होता तो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता, जिससे सीरम सोडियम लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिलती, इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला था। अब हमारे पास हार्मोन कैसा है? हमारे पास हार्मोन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हार्मोन होने पर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम बहुत ज्यादा होगा, जिससे पेशेंट के अंदर क्या होने की संभावना है? जिससे पेशेंट के अंदर हमें हाइपरनेट्रीमिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देने वाला है? हमें हाइपरनेट्रीमिया दिखाई देगा। अब अगर बहुत सारा सोडियम रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में आएगा तो क्या साथ में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी होगा? तो बिल्कुल होने है। अगर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी होगा तो इस केस में पेशेंट में क्या होने वाला है? हाइपरवोलेमिया क्रिएट होगा। हाइपरवोलेमिया मींस ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज्यादा था। ज्यादा एल्डोस्टेरोन ने आकर सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया। आता हुआ सोडियम साथ में वाटर को भी लेकर आया, इसलिए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, जिससे हाइपरवोलेमिया हो गया। अब हाइपरवोलेमिया होने से क्या होगा? हाइपरवोलेमिया होने की वजह से हाइपरटेंशन हो गया। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होना निश्चित है, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन हो गया। अब मैं बात करूं कि इस पेशेंट में सीरम पोटेशियम लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इस पेशेंट के अंदर हमें हाइपोकैलेमिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देने वाला है? इस पेशेंट के अंदर हमें हाइपोकैलेमिया दिखाई देगा, और साथ ही साथ इस पेशेंट के अंदर हमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी देखने को मिल सकता है। अब इन दोनों सिम्टम का रीजन समझें कि इस पेशेंट के अंदर ये हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्केलोसिस क्यों हो रहा है। इसके लिए एल्डोस्टेरोन का फंक्शन याद करें। एल्डोस्टेरोन जो है वह पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। हार्मोन बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाएगा, जिससे पेशेंट में सीरम पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा और पेशेंट में हाइपोकैलेमिया सिम्टम दिखाई देगा। देन बात करें कि हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब भी आता है वह H+ आयन मींस एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। मींस एल्डोस्टेरोन होगा तो एसिड को बाहर भेजेगा। हमारे पास एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा है तो बहुत एक्सेसिव एसिड का एक्सक्रीशन करवाएगा, एक्सेसिवली H+ आयन का एक्सक्रीशन करवाएगा, और एसिड अगर एक्सेसिवली शरीर से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हमें देखने को मिलने वाला है। क्लियर? और इसके अलावा कहें कि इस पेशेंट में यूरिन आउटपुट कैसा होगा, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के बाद अगला सिम्टम देखने को मिल सकता है, दैट इज द ओलिगोयूरिया। इस पेशेंट में यूरिन आउटपुट जो है वह कम रहेगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। अब ओलिगोयूरिया क्यों हुआ? तो सिंपल सा रीजन, जब किडनी के अंदर सोडियम फिल्ट्रेट होकर जा रहा था तो एल्डोस्टेरोन ने आकर उस फिल्टर्ड सोडियम को वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया, वापस खींच लिया। अगर सोडियम वापस आया तो साथ में वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन हो गया। अगर वाटर वापस रीअब्सॉर्ब होकर बॉडी में आ गया तो यूरिन में जाने वाला जो वाटर का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, जिससे अमाउंट ऑफ यूरिन भी कम होगा और ओलिगोयूरिया सिम्टम दिखाई देगा। तो ये हो गए हमारे मेजर सिम्टम जो कि हमें कौन सा सिंड्रोम में, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाले पेशेंट में देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इस पेशेंट के अंदर अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए तो हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? डायग्नोसिस के लिए हम सीरम के अंदर हार्मोन के लेवल की जांच करवा सकते हैं। यहां हम मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं कि अगर हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाकर हार्मोन के लेवल की जांच करवाकर अगर ये डायग्नोस कर लिया है कि इस पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, तो हम इस पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं, इलाज किस प्रकार देने वाले हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस मैनेजमेंट पॉइंट के अंतर्गत। अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होगा। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो रिमूवल ऑफ द ट्यूमर इज द परमानेंट ट्रीटमेंट। क्लियर? रिमूवल ऑफ द ट्यूमर मीन्स जहां एडिनोमा है जो एक्सेसिवली हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है,
उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए। एक बेसिक परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है कि जो एक्सेसिवली हार्मोन बना रहा है उस ट्यूमर को ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाए। क्लियर? ये तो परमानेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हम इमीडिएट ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास में इन सिम्टम्स के साथ में हॉस्पिटल में आता है तो क्या हम इमीडिएटली ऑपरेट करेंगे या इनिशियल इंटरवेंशन करेंगे? तो पेशेंट अगर हाइपरनेट्रीमिया में, हाइपरवोलेमिया में, हाइपरटेंशन के साथ में आएगा तो हम इसको तुरंत ऑपरेट तो नहीं करने वाले हैं, हमें कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट जरूर देने होंगे। तो वो इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हम इस पेशेंट के अंदर सबसे पहले चाहते हैं कि इसके जो सिम्टम हैं उसमें से हाइपरवोलेमिया और बीपी कंट्रोल हो जाए। हाइपरवोलेमिया बीपी कंट्रोल हो जाए मतलब इसका जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जो कि एक्सेसिवली वाटर की वजह से हुआ था, हम चाहते हैं कि उसका बीपी नॉर्मल हो जाए और उसका ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाए। इसके लिए तौर पर डायूरेटिक्स थेरेपी चलाने वाले हैं। कौन सी थेरेपी चलाएंगे? डायूरेटिक्स। अब आती है बात कि डायूरेटिक्स अगर चलाते हैं और गंभीर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकता है अगर डायूरेटिक्स थेरेपी के दौरान ध्यान न दिया जाए। तो क्या ध्यान न दिया जाए? मान लेते हैं कि हमने डायूरेटिक्स के तौर पर जो कॉमनली काम में लेते हैं वही दवाई सीधा आंख बंद करके दे दी तो ये पेशेंट के लिए जानलेवा घातक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि लेसिक्स का देना जो कि डायूरेटिक है ये डेंजरस क्यों होगा? लेसिक्स तो जाकर यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगा। हमारा पेशेंट जो ओलिगोयूरिया में था, लेसिक्स देंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, बीपी भी कंट्रोल में आ जाएगी। फिर हमारा इस लेसिक्स को देना लाइफ थ्रेटनिंग क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि लेसिक्स जो होता है उसका साइड इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि जब भी लेसिक्स देते हैं वह सीरम सोडियम लेवल को भी कम करता है और सीरम पोटेशियम लेवल को भी कम करता है। ध्यान दें, लेसिक्स मतलब फ्रूसेमाइड जो होता है उसका एक्शन ये होता है कि यह बॉडी में से सोडियम को भी एक्सक्रीट आउट करवाता है और साथ ही साथ बॉडी से पोटेशियम को भी एक्सक्रीट आउट करवाता है। तो सोडियम को करवाता है वो तो मान लेते हैं कि बेनिफिशियल ही होगा इस मरीज के लिए। कैसे? सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा था तो हो सकता है लेसिक्स देने पर सोडियम एक्सक्रीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लेसिक्स का देना साथ ही साथ पोटेशियम को भी एक्सक्रीट आउट करवाएगा। पेशेंट में पोटेशियम लेवल पहले से ही कम है, लेसिक्स देकर और पोटेशियम एक्सक्रीट आउट होगा तो सीरम पोटेशियम लेवल डेंजरस रेंज में पहुंच जाएगा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग साबित होगा। तो हम इस पेशेंट के अंदर लेसिक्स नहीं देने वाले हैं। अब लेसिक्स नहीं देंगे तो क्या देंगे? हम इस पेशेंट के अंदर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स देने वाले हैं। कौन सी डायूरेटिक्स देंगे? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स देने वाले हैं। अब पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का मतलब होता है ऐसी डायूरेटिक्स मेडिकेशन जो कि बॉडी से सोडियम को और वाटर को तो एक्सक्रीट करवाती हैं, यूरिन आउटपुट तो बढ़वाती हैं, लेकिन पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करवाती हैं। हम ऐसी डायूरेटिक्स दवाइयां देने वाले हैं और ऐसी डायूरेटिक दवाई हमारे पास कौन सी होती है? इट इज द स्पाइरोनोलैक्टोन। कौन सी होने वाली है? दैट इज द स्पाइरोनोलैक्टोन। इस प्रकार की डायूरेटिक थेरेपी हम देने वाले हैं उस पेशेंट में ताकि सोडियम एक्सक्रीट हो, वाटर एक्सक्रीट हो, लेकिन पोटेशियम का लेवल कम ना हो। तो हम इस प्रकार पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देना हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट हो सकता है कौन सा सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। अब एक रूटीन क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर एक कौन सा सिंड्रोम का पेशेंट है जिसमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, उसका डाइटरी मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? उसे कैसी डाइट लेने के लिए आप एडवाइस करेंगे? तो अगर आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो डाइट आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। इस पेशेंट में सीरम सोडियम लेवल बहुत ज्यादा है तो इसे कैसी डाइट लेने को कहेंगे? खाने में नमक कम लेने को कहेंगे। क्यों कम लेना है? क्योंकि नमक बॉडी में सोडियम बहुत ज्यादा है तो हम इसे लो सोडियम डाइट लेने को कहेंगे। लेकिन इस पेशेंट में पोटेशियम कैसा है? कम है तो इसे लो सोडियम
और हाई पोटेशियम डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे। तो यहां पर यह भी याद रखना है कि रूटीन ट्रीटमेंट के तौर पर पेशेंट में हम लो सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे। लो सोडियम क्यों? क्योंकि सोडियम बॉडी में पहले से ज्यादा है। हाई पोटेशियम क्यों? क्योंकि बॉडी में पोटेशियम कम है। क्लियर? ये तो हो गए इनिशियल ट्रीटमेंट। और परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, जो हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है उसको रिमूव करना हमारा परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एल्डोस्टेरॉन के रिलेटेड दो डिसऑर्डर जो थे, हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन। उसमें से पहला हमने हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन पढ़ लिया, उसके सिम्टम, उसका मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया। आगे हम पढ़ने वाले हैं दूसरा डिसऑर्डर, और हमारा दूसरा डिसऑर्डर होता है दैट इज द हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस पेशेंट में प्रॉब्लम क्या रहेगी? प्रॉब्लम रहने वाली है डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। किसी कारणवश अगर डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन है तो ये इस पेशेंट में हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म कहलाने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर ईटियोलॉजी के बारे में कि किसी पेशेंट में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो यहां रीजन वही डिस्कस करेंगे जो अब तक हम अदर ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन के कम रहने के पीछे कारण होता है। जैसे कि पहला कारण हो सकता है दैट इज ट्रॉमा, मींस एड्रिनल कॉर्टेक्स गया है और जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर जो डैमेज हो गई है, तो इस केस में एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है दैट इज द सप्रेसिंग ट्यूमर। सप्रेसिंग ट्यूमर जो कि एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर दे, कम कर दे, तो यह भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर भी एक रीजन हो सकता है। तो हमने लिख दिया रेडिएशन एक्सपोजर, और अगर रेडिएशन एक्सपोजर जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर पर हुआ हो और वह आउटर लेयर डैमेज हो जाए तो एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हमें कमी देखने को मिल सकती है। और एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन में इनमें से किन्हीं भी कारणों से होने वाली कमी को ही हम हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर इनमें से किसी भी कारण से अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है तो इस पेशेंट के अंदर हमें क्या सिम्टम दिखाई देने वाले हैं। तो सिम्टम समझने के लिए हमें दोबारा से उस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन याद करने होंगे कि अगर एल्डोस्टेरोन होता तो सोडियम को और वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाकर बॉडी में वापस लाता। इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है? इस पेशेंट में एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम हो गया है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इस पेशेंट में हमें हाइपोनेट्रीमिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देने वाला है? हाइपोनेट्रीमिया होगा। अगर सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, और वाटर अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन में जाने लगेगा, तो उस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया भी देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिया की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन भी दिखाई देगा। पेशेंट शॉक वाली कंडीशन में दिखाई देगा, और पेशेंट के अंदर हमें पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। अब जो मैंने सीक्वेंस में बहुत सारे सिम्टम्स लिख दिए हैं वो सबका रीजन बहुत सिंपल है, उसे सिंप्लीफाई वे में याद रखें। सबसे पहला, हमारे पेशेंट के पास में एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं है। हार्मोन होता तो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेट होकर जाने वाला सोडियम था उसे हार्मोन जाकर खींचकर वापस ब्लड में लाता, उसे यूरिन में नहीं जाने देता। लेकिन हमारे पास हार्मोन ही नहीं है तो सोडियम यूरिन में चला जाएगा, बॉडी में से सोडियम कम होने लगेगा। इस वजह से पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया सिम्टम दिखाई देगा। अब बात करें कि सोडियम अगर बाहर जा रहा है, यूरिन में जा रहा है, तो यूरिन में जाते हुए साथ में क्या लेकर जाएगा? हमने कहा था सोडियम की एक विशेष प्रवृत्ति है कि जहां भी जाएगा वाटर को साथ में लेकर जाएगा।
तो इसका मतलब अगर सोडियम बाहर जा रहा है तो साथ में वाटर को भी बाहर लेकर गया, वाटर को भी साथ में बाहर लेकर गया, तो इस केस के अंदर इस पेशेंट में हमें पॉलीयूरिया सिम्टम देखने को मिला है। पॉलीयूरिया मींस यूरिन आउटपुट का बढ़ना। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बॉडी में कम पड़ गया, बाहर जाने लगा तो जाते हुए साथ में वाटर को लेकर गया तो पॉलीयूरिया हो गया। अगर यह पॉलीयूरिया हो गया तो उससे ब्लड वॉल्यूम कम होने लग गया, क्योंकि यूरिन में अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो बीपी कम हो गया, और बीपी कम हो गया तो पेशेंट शॉक में चला गया। तो ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई सोडियम और वाटर के बारे में। क्या इस पेशेंट में सीरम पोटेशियम लेवल और एसिड बेस डिस्टरबेंस भी होगा? तो बिल्कुल होने वाला है। हमारे शरीर के अंदर से हमारे बॉडी में पोटेशियम और H+ आयन मतलब एसिड, इन दोनों को बाहर भेजने का काम, एक्सक्रीट आउट करवाने का काम हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन कर रहा था। इस पेशेंट के पास में एल्डोस्टेरोन नहीं है या फिर कम है, तो क्या वो उन्हें एक्सक्रीट आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर वो उन्हें एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी में उनका लेवल बढ़ने लगेगा, जिससे पेशेंट के अंदर हमें हाइपर कैलेमिया दिखाई देगा, और हाइपर कैलेमिया के साथ ही साथ इस पेशेंट में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलेगा। अब हाइपर कैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हुआ? क्योंकि एसिड को और पोटेशियम को बाहर भेजना एल्डोस्टेरोन का काम था। एल्डोस्टेरोन नहीं है तो पोटेशियम भी बॉडी में ही पड़ा रह गया, जिससे हाइपर कैलेमिया हो गया, और एसिड भी बॉडी में ही पड़ा रह गया, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। क्लियर? अब एक और पॉइंट को समझें कि अगर ये हाइपोनेट्रीमिया जो है, सीरम सोडियम लेवल जो कम हो रहा है, अगर ये बहुत अधिक कम होता है तो यह लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकता है। मीन्स अगर हाइपोनेट्रीमिया के अंदर, हाइपोनेट्रीमिया में अगर सीरम सोडियम लेवल लेस देन 125 MEQ पर लीटर से नीचे पहुंच जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकता है। ये पेशेंट के अंदर SSC सिम्टम कॉज कर सकता है। SSC सिम्टम का मतलब पहला नींद ज्यादा आना, दूसरा सीजर्स आने के चांसेस रहना, और तीसरा पेशेंट के कोमा में जाने के चांसेस रहना। ये तीनों SSC सिम्टम के बारे में हम पहले जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन पढ़ा था, हमने ADH के बारे में, उसके डिसऑर्डर में SIADH जब पढ़ा, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उस दौरान हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब सीरम सोडियम लेवल 125 से कम पहुंचता है तो पेशेंट के अंदर सेरेब्रल एडिमा के चांसेस रहते हैं। किसके चांस रहने वाले हैं? सेरेब्रल एडिमा के चांसेस रहते हैं, और सेरेब्रल एडिमा हो जाने से ICP बढ़ जाता है, और ICP के बढ़ जाने से उसमें नींद अधिक आना, सीजर्स आने के चांसेस होना, और कोमा में जाने के चांसेस होना, ये हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो याद रखें कि ये सब सिम्टम तो याद रखने ही हैं। ये सारे पॉइंट जो कि हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म में दिखते हैं, ये पॉइंट तो याद रखने ही है। और साथ ही साथ जब सीरम सोडियम लेवल 125 से भी नीचे पहुंच जाता है तो ये जो SSC सिम्टम, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम दिखाई देते हैं, उनको भी याद रखें। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा पेशेंट आ जाए तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हाउ विल वी मैनेज द हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म? अब मैनेजमेंट में परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा वो तो सभी जानते हैं कि हार्मोन नहीं बन रहा है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक आसान सा तरीका हो सकता है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी परमानेंट इलाज तो है ही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या ऐसा पेशेंट इमरजेंसी में आ सकता है, तो क्या ये सभी सिम्टम अगर पेशेंट्स में क्रिएट हों तो क्या ये पेशेंट इमीडिएट केयर के लिए इमरजेंसी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसके इमरजेंसी में आने के बहुत सारे रीजन हैं। पहला, इसका बीपी कम है, दूसरा पेशेंट शॉक में भी है, तीसरा पोटेशियम भी ज्यादा है, इसका एसिड बेस डिस्टरबेंस भी है, और इसका सोडियम लेवल भी डिस्टर्ब्ड है। मतलब बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे डिस्टरबेंसेस हैं जिसकी वजह से पेशेंट इमरजेंसी में आ सकता है।
अगर आपको ये सारी कंडीशंस दिखाई देती हैं और पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो आपका इनिशियल ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? आप इस पेशेंट में क्या इलाज देंगे? आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, या पहले सोडियम को सही करेंगे, या पहले बीपी को सही करेंगे, या पहले पोटेशियम करेक्ट करेंगे? तो यहां हमारा आंसर होगा कि इन सभी सिम्टम में से सबसे पहले जानलेवा जो लगता है वो होता है हमारा हाइपोनेट्रीमिया। क्यों जानलेवा लगता है? क्योंकि बीपी थोड़ी देर कम है, 5-10 मिनट के लिए, तो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कंपैरेटिव टू द हाइपोनेट्रीमिया। क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया है तो व्यक्ति की नींद में जाने, सीजर्स आ जाने और बेहोश हो जाने, कोमा में जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के पेशेंट के इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए हम उस पेशेंट में 3% नॉर्मल सलाइन चलाने वाले हैं। कौन सा नॉर्मल सलाइन चलाएंगे? 3% NS चलाने वाले हैं। अब 3% NS क्या है? एक प्रकार का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम की कंसंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 3% होती है। आप जो नॉर्मल सलाइन की बोतल चढ़ाते हैं, जो NS की बोतल चढ़ाते हैं, उसके अंदर कितना होता है? उसमें केवल 0.9% कंसंट्रेशन होती है। यहां हम अधिक कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेटेड सोडियम दे रहे हैं, जो कि कितना परसेंट है? 3% सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं। और ये पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव होगा। किसको ट्रीट करने के लिए? हाइपोनेट्रीमिया। क्या पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा था? तो बिल्कुल कर रहा था। तो हमने इमरजेंसी में आते ही पेशेंट को 3% NS स्टार्ट कर दिया, जो कि हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करेगा। अब 3% NS चढ़ाने के साथ साथ हमें IV फ्लूइड्स के तौर पर नॉर्मल सलाइन भी चढ़ाना होगा। ध्यान रखें, 3% NS जो है, जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है उन्हें तो पता होगा कि 3% NS जो है वो 500 ml की बड़ी बोतल नहीं आती है। 3% NS की 100 ml की बोतल आती है। इसको हम एक फिक्स रेट में 30 ml पर आवर या 40 ml पर आवर एक निश्चित रेट में चलाते हैं। हम यहां पर सोडियम लेवल को करेक्ट करने के लिए 3% NS का एक निश्चित रेट तो चला ही रहे हैं कि 30 ml 40 ml पर आवर में 1 घंटे में इतना चढ़ाना है, वो 30-40 ml तो दे ही रहे हैं। लेकिन हमारे पेशेंट के अंदर यहां हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन और शॉक वाली कंडीशन भी है। उसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट के अंदर IV फ्लूइड नॉर्मल सलाइन भी चढ़ाने वाले हैं, जो कि आप 1 लीटर 2 लीटर तक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। तो हमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नॉर्मल सलाइन भी देना है और सोडियम का ट्रीटमेंट देने के लिए 3% NS को भी चलाना होगा। अब बात करते हैं कि परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा। तो परमानेंट ट्रीटमेंट के तौर पर HRT चलाने वाले हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाने वाले हैं। और हार्मोन कौन सा अवेलेबल है? तो यहां फ्लूड्रोकॉर्टिसोन नाम की मेडिसिन अवेलेबल होती है। यह फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है, यह सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द हार्मोन है। में जो आर्टिफिशियल हार्मोन होता है वो है हमारा फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। और ये फ्लूड्रोकॉर्टिसोन पेशेंट की बॉडी में जाकर पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाना शुरू कर देगा और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देगा। तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। साथ ही साथ डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस पेशेंट में हमें डाइट किस प्रकार की देनी चाहिए। तो सिंपल सा आप इन पॉइंट को देखकर समझ सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर सोडियम का लेवल कम रहता है तो सोडियम ज्यादा वाली डाइट दें। इस पेशेंट में पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहता है तो कम पोटेशियम वाली डाइट दें। मतलब यहां पर डाइटरी ट्रीटमेंट होने वाला है, दैट इज हाई सोडियम एंड लो पोटेशियम डाइट। मीन्स सोडियम को इंक्रीज अमाउंट में देंगे और पोटेशियम को कम अमाउंट में देने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट में सोडियम कम है तो डाइट में बढ़ाया जाए और पोटेशियम ज्यादा है तो डाइट में कम किया जाए। तो हाई सोडियम लो पोटेशियम डाइट हमारा आंसर होने वाला है हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म के पेशेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ द हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। इसके साथ ही हमारा ट्रीट एल्डोस्टेरोन हार्मोन के डिसऑर्डर पूरे हो चुके हैं। हमने एल्डोस्टेरोन के 2 डिसऑर्डर पढ़े थे, पहला हाइपर सिक्रीशन और दूसरा हाइपोसिक्रीशन। हाइपर का हमने इटियोलॉजी लिखा एडिनोमा इन द जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर,
फिर हमने सिम्टम्स पढ़े कि हार्मोन ज्यादा होगा तो अधिक सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा, अधिक वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, जिससे बीपी बढ़ेगा, पोटेशियम कम होगा, एल्कलोसिस होने के चांसेस हैं। ये सब हमने इसके सिम्टम के अंदर पढ़ा था। ट्रीटमेंट के तौर पर हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स देते हैं। डाइट के तौर पर हम लो सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट देने वाले हैं। और परमानेंट ट्रीटमेंट होता है रिमूवल ऑफ द हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर। देन बात करें इसके दूसरे डिसऑर्डर के बारे में, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। यहां एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम है, उसके पीछे संभावित कारण हमने लिखे, या तो ट्रॉमा हो सकता है, या फिर सप्रेसिंग ट्यूमर, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर, ये सभी कारण हो सकते हैं। और देन हमने इसके सिम्टम्स पढ़े, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन, शॉक, पॉलीयूरिया, हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन हाइपोनेट्रीमिया लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया सेरेब्रल एडिमा करवाता है, और सेरेब्रल एडिमा की वजह से नींद अधिक आना, स्लिप, सीजर्स एंड कोमा जैसे सिम्टम आ सकते हैं। देन ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है 3% नॉर्मल सलाइन चढ़ाना, उसके बाद आईवी फ्लूइड चढ़ाना ताकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर फ्लूड्रोकोर्टिसोन हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। और डाइट की बात करें तो हाई सोडियम और लो पोटेशियम डाइट देने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा एल्डोस्टेरोन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉर्टेक्स की दूसरी लेयर के हार्मोन मींस जो जोना फैसिकुलेटा लेयर है उससे निकलने वाले ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स के फंक्शन और उसके डिसऑर्डर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।